आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट सेकंड की जो बुक है राबिया खालिद साहिबा की, उसके पेज नंबर 85 से। ये हमारा चैप्टर 2 है और आज हमने पढ़ना है फैमिली के बारे में भी LHV को पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा उसने घर घर जाके फैमिलीज़ के साथ रिलेशन बनाना है और उनके मसाइल को हल करना है। तो उसको फैमिली को जो सपोर्ट करने के लिए फ़ैमिली के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी फ़ैमिली क्या कहलाती है और उसका माशरे में क्या क्या किरदार है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा फ़ैमिली की। ये मेरे लेक्चर गौर से सुना करें, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि पेपर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया है, तो इसलिए एक बार आपको बुक जो है वो थारोली रीड करनी पड़ेगी ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ से मरोज़ी ये बुक में से बनी है और इसका क्या आंसर होगा। ये इसका आगाज़ करते हैं बेटा। फैमिली की तारीफ़ देखते हैं। फैमिली क्या है? द फैमिली इज़ अ यूनिट। फैमिली एक इकाई है, कंपोज्ड ऑफ पर्सनस। ये मुश्तमिल है उन अशखास पर जॉइन टुगेदर जो जुड़े हुए हैं आपस में बाय द बॉन्ड्स ऑफ मैरिज, शादी के बंधन की वजह से, ब्लड खूनी रिलेशन की वजह से, और अडॉप्शन या किसी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कहते हैं किसी को ले पालक बना लेना, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते तो उन्होंने किसी का बच्चा ले लिया तो वो अडॉप्शन हो गई, तो ये सारी एक फैमिली बन जाएगी। दीज पर्सन शेयर अ कॉमन कल्चर। ये तमाम अशखास जो है एक कॉमन जो कल्चर है उसको शेयर करते हैं। यूजली लिव टुगेदर, और आम तौर पर इकट्ठे रहते हैं। इन अ सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल माशरे में, ख़ानदान में। एंड अडॉप्ट वेरियस रोल्स इन द फैमिली, और फैमिली में मुख्तलिफ जो है वो अपने काम सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। तो ये फैमिली की तारीफ़ थी बेटा। टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है? इसमें न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर का मतलब वो नहीं भी न्यूक्लियर बम है, ठीक है। ये फैमिली है बेटा, इसको कहते हैं दिस टाइप ऑफ फैमिली। ये फैमिली का नाम है, ये वो फैमिली है। इस कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, जो मुश्तमिल होगी शौहर पे, वाइफ बीवी पे, एंड देयर इमीडिएट चिल्ड्रन, और जो इनका फ़ौरन यानी इनका जो बच्चा हुआ है उसी पर मुश्तमिल होगी। तो वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फैमिली। ये नेचुरल आर अडॉप्टेड, ये बच्चा इनका नेचुरल भी हो सकता है, कुदरती जो अल्लाह ने दिया है, या इन्होंने किसी से ले पालक लिया है। तो इस पर जो मुश्तमिल होगी फैमिली वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड थोड़ी सी न्यूक्लियर से बड़ी होती है बेटा। एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली के साथ एंड अदर रिलेटेड, जो दूसरे रिश्तेदार हैं बाय ब्लड, जो खूनी रिश्तेदार हो सकते हैं। पर्सनस, अशखास हु आर क्लोज रिलेटिव्स, जो क्लोज रिश्तेदार हो सकते हैं, उसमें फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, सिबलिंग सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, और कज़न्स भी हो सकते हैं, ETC वगैरह वगैरह। तो ये क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। देखें, सिर्फ मियाँ बीवी और उनके बच्चे वो न्यूक्लियर फैमिली थी, और अगर सास ससुर या शौहर के अम्मी अब्बू साथ में रहते होंगे, ठीक है, या और ज़्यादा बच्चे हों जैसे सिबलिंग या कज़न रहते हों, तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड, ठीक है। ऑफ द हस्बैंड और वाइफ, ये हस्बैंड या वाइफ के हो सकते हैं बेटा। पेरेंट्स, फादर मदर सिबलिंग कज़न्स, ये औरत के भी हो सकते हैं और मर्द के भी। यूजली दे शेयर अ हाउस होल्ड, ये भी घर की तमाम ज़रूरियात आपस में शेयर करते हैं। एंड मेक म्यूचुअल डिसीजंस, और मिलजुल के फ़ैसले करते हैं अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो मुख्तलिफ अहम मसाइल हैं उन पे। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगी। फिर आ जाएगी ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली क्या होगी बेटा? व्हेन पेरेंट्स ब्रिंग अनरिलेटेड चिल्ड्रन, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो गैर रिश्तेदार बच्चों को ले आएंगे फ्राम आर मैरिजेस, किसी और दूसरी शादियों से, इनटू अ न्यू जॉइंट लिविंग आफ्टर मैरिज, जो नया बॉन्ड बना है उनका शादी के बाद। जैसा कि ये एक मिसाल है कि अगर मेरे बच्चे हों और मेरी बीवी खुदा न खास्ता डेथ हो जाए उसकी, तो मैं एक दूसरी शादी करता हूँ, उसके भी मज़ीद बच्चे थे पहले शौहर से, तो अब हम इकट्ठे रहेंगे मियाँ बीवी, तो उसमें मेरे बच्चे भी हैं और उस औरत के बच्चे भी हैं। तो इस तरह की फ़ैमिली क्या कहलाएगी? ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। तो मैरिज की वजह से उनको इकट्ठे रहना पड़ गया है और वो ले आए हैं बच्चे एक दूसरे के करीब। वो बच्चे किसी और के थे, किसी और शौहर के, और ये किसी और बीवी के थे, मेरे वाले। तो इस तरह वाली फैमिली ब्लेंडेड फैमिली कहलाएगी। सिंगल पेरेंट फैमिली, व्हेन वन पेरेंट लीव्स द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या था? मियाँ बीवी और बच्चे थे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता शौहर फौत हो जाए या बीवी फौत हो जाए, जब एक दोनों में से एक को फैमिली संभालनी पड़ेगी तो उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहेंगे। औरत बच गई और वो औरत संभाल रही है तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली है, या औरत मर गई और सिर्फ मर्द संभाल रहा है तो वो भी क्या कहलाएगी? सिंगल पेरेंट फैमिली। तो व्हेन वन पेरेंट, जब एक पेरेंट है, लीव्स छोड़ देता है द न्यूक्लियर फैमिली को बिकॉज ऑफ डाइवोर्स और डेथ, तलाक की वजह से या डेथ की वजह से।
तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल पेरेंट फैमिली। तो ये फैमिलियों का पता होना चाहिए आपको बेटा, खासकर LHV को। ये आपको ये शॉर्ट बन सकती है कि टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, आपने ये 4 टाइप्स लिखनी है और अच्छे से ये याद होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्लोज बाउंड्री वर्सेस ओपन बाउंड्री। क्लोज बाउंड्री और ओपन बाउंड्री क्या होगी। क्लोज बाउंड्री में आप ये समझ लें कि ऐसा ख़ानदान जो तंग नज़र हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता हो, घर में कुछ ठीक से काम करने की इजाज़त ना हो, तो वो क्लोज बाउंड्री कहलाएगी। और वो ख़ानदान जो कि ओपन माइंडेड हो, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेता हो और उसमें बढ़ोतरी के चांसेस हों, फैसला करने की सलाहियत हो, तो वो ओपन बाउंड्री कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं बेटा क्लोज बाउंड्री वाला। फैमिलीज़ फॉलो रिजिड रूल्स। इस तरह की फैमिलीज सख्त रूल जो है वो फॉलो करती हैं। एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली आइडेंटिटी, और इनकी सख्त एक शनाख्त होती है, पहचान होती है। चेंज इज़ नॉट वेलकम। जो तब्दीली आती है उसको वेलकम नहीं करते। भाई कोई भी शख्स, जैसा कि कुछ लोग हैं जी, ख़ानदान की शादी ख़ानदान में ही होगी, कोई उनके ख़ानदान से ये कह दे कि नहीं मैंने तो अपने ख़ानदान से बाहर शादी करनी है, तो उसको ये इजाज़त ही ना हो और सख्ती से नाराज़ हो जाएं वो लोग। या कोई और कहे जी मैंने तो फ़लाँ काम कारोबार करना है, कोई बच्चा कहे, कोई नहीं जी करना ही कोई नहीं, आप ख़ानदान वालों से बड़े हो, आप बड़ों की बात नहीं मान रहे, ये वो इस तरह की बातें करें, तो वो क्या कहलाएगी, क्लोज बाउंड्री है। तो जो भी चेंज हो उसको वेलकम ना करें। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरेक्शन, और उनके दरमियान में इंटरेक्शन बहुत कम हो। विद आउटसाइड, बाहर के लोगों से उनका इंटरेक्शन कम हो, बस ख़ानदान के लोग ही आपस में रब्ता रखते हो। दस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर फैमिली वेलनेस। तो इनमें कमी होगी उस इंफॉर्मेशन की जो कि फ़ैमिली की बेहतरी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वो किसी से मेल जोल रखना ही नहीं चाहते, बस अपने ख़ानदानी बातों में और अपने ही उन्होंने रूल बना रखे हैं। फिर आ जाएगी ओपन बाउंड्री फैमिली बेटा। ठीक है, ओपन बाउंड्री फैमिलीज़ वेलकम न्यू आइडियाज़। ये ओपन बाउंड्री फैमिली जो है वो नए आइडियाज़ को वेलकम करती है। टेक इनिशिएटिव, कोई भी चीज़ जो है वो काम शुरू करती है। टू सॉल्व प्रॉब्लम, मसाइल को हल करने के लिए क्रिएटिवली, पॉजिटिव तरीके से। रूल्स आर फ्लेक्सिबल, इनके जो रूल्स होते हैं और कवानीन हैं उसमें लचक होती है। उनके रिजिड थे बेटा कवानीन, इसके फ्लेक्सिबल हैं, लचकदार हैं। एंड फैमिली मेम्बर्स आर मोर सोशल, और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो ज़्यादा सोशल होते हैं। ओपन फैमिलीज़ आर दोज, ओपन फैमिलियाँ वो होती हैं विच फंक्शन ऑप्टिमली एंड परसीव चेंजेस, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं, और जो तब्दीलियाँ हैं उनको कबूल करते हैं एज नॉर्मल एंड डिज़ायरेबल, उनको नॉर्मल लेते हैं और ये डिज़ायरेबल लेते हैं कि तब्दीलियाँ तो आनी ही आनी होती हैं, और आ रही हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की फैमिली क्या कहलाती है, ओपन बाउंड फैमिली। तो LHV को बेटा इसका भी पता होना चाहिए कि क्लोज बाउंड्री क्या होती है और ओपन बाउंड्री क्या होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाएगा बेटा पैट्रियार्चल मैट्रियार्चल वर्सेस इगैलिटेशन। ये पढ़ेंगे बेटा, पैट्री बाप से है, मैट्री माँ से है। पैट्रियार्चल जहाँ पे बाप जो है वो सारे फैसले लेता है ख़ानदान के, वो पैट्रियार्चल कहलाता है। जहाँ माँ सारे फैसले लेती है वो मैट्रियार्चल कहलाता है। और इगैलिट्रेशन क्या कहलाता है, जहाँ पे माँ और बाप दोनों ही फैसले मिल के लेंगे, वो इगैलिट्रेशन कहलाता है। तो पैट्रियार्चल पढ़ते हैं, द फादर इज़ द डिसीजन मेकिंग, बाप जो है सारे फैसले लेता है, डिसीजन मेकिंग फिगर है वो। ही रूल्स एवरी वन इन द फैमिली, वो फैमिली में हर किसी के ऊपर हुक्मरानी करता है। रूल्स का मतलब हुक्मरानी करना, तो ये पैट्रियार्चल फैमिली कहलाएगी बेटा। मैट्रियार्चल में माँ या औरत की हुक्मरानी होगी, सारे फैसले औरत लेगी, मोस्टली अक्सर सास लेती है ऐसे फैसले। द मदर हैज़ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो औरत है उसको पावर होती है फैसले करने की। एग्जाम्पल के तौर पर इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में द मदर इन लॉ, जिसको सास बोलते हैं बेटा, लिख भी दिया उन्होंने, रूल्स इन द फैमिली, वो फैमिली पे हुक्मरानी करती है, ये मैट्रियार्चल है। और इगैलिट्रेशन मैंने बताया था, माँ और बाप दोनों यानी मर्द और दोनों को बराबर के हकूक़ हासिल होते हैं, वो रूल करते हैं। पावर इज़ इक्वली डिवाइडेड, पावर जो है वो बराबरी तकसीम होती है बिटवीन द फादर एंड द मदर, माँ में और बाप में, तो वो इगैलिट्रेशन कहलाता है। तो ये बेटा आपको तीनों अल्फाज और इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, तो मरूजियाँ भी बन सकती हैं। व्हाट इज़ इगैलिट्रेशन, व्हाट इज़ मैट्रियार्चल, व्हाट इज़ पैट्रियार्चल। ठीक है, मरूजियाँ भी बन सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की जो अहमियत है वो क्या होती है बेटा, टू मीट फिजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, किसी भी फ़र्द की जो तबी ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए फैमिली ज़रूरी है। टू प्रोवाइड एन आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल, किसी भी फ़र्द को शनाख्त देने के लिए भी फैमिली बहुत ज़रूरी है। गिव लव एंड बिलोंगिंग्स, और जो उसको ज़रूरियात की चीज़ें हैं और जो उसको प्यार है वो भी फैमिली से ही मिलेगा।
टू वर्क टुवर्ड्स द बेटर सोसाइटी, और वो काम करेगा बेहतर माशरे के लिए। एजुकेशन ऑफ द यंग वंस, जो नौजवान अभी बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए भी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज, जो विरसा होता है वो ट्रांसमिशन के लिए। वैल्यूज़, जो इक़्तिदार हैं, कल्चर, रस्म व रिवाजात हैं, वो एक नस्ल से दूसरी में जो है वो मुंतकिल होते हैं, तो इसके लिए भी फैमिली बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली हेल्थ, फैमिली की जो सेहत है बेटा वो भी देखनी है, फैमिलियों से रिलेटेड है, फैमिली पढ़ रहे हैं तो उसकी सेहत भी ज़रूरी है। फैमिली इज़ अ यूनिट, फैमिली वो एक इकाई है। एंड हेल्थ, और उसकी जो सेहत ऑफ ईच मेंबर, हर मेंबर की, ऑफ द यूनिट, इस इकाई की, इज़ अफेक्टेड बाय द अदर मेंबर्स, मुतासर होती है दूसरे मेंबर से। यानी फैमिली जो है एक यूनिट होती है, और एक शख्स अगर मुतासर है, उसकी सेहत ख़राब है, तो बाकी सारी फैमिली जो है वो उससे मुतासर होगी। जैसे अगर औरत की सेहत ख़राब है तो उसका मर्द और उसके बच्चे सारे मुतासर हो जाएंगे, और अगर बाप की सेहत ख़राब है तो भी सारे मुतासर हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता कोई बच्चा बीमार है तो माँ बाप दोनों ही हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये एक मेंबर की जो बीमारी है वो दूसरे को मुतासर करती है। देयरफॉर, यही वजह है, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द आइसोलेशन। तो जो सेहत है किसी भी एक वाहिद फ़र्द की अलहदा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आइसोलेशन का मतलब अलग। तो अगर उसको हम जोड़ के देखेंगे फैमिली के साथ, कि अगर कोई भी शख्स फैमिली का बीमार है या कोई उसको मसला है तो सारी फैमिली ही डिस्टर्ब होगी। ये तो बेटा फैमिली के मेंबर्स में आ गया। खुदा न खास्ता किसी फैमिली का कोई जानवर हो, गाय भैंस बकरी हो, वही बीमार हो जाए तो ही सारी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे। मेजर फैक्टर्स एक्टिंग फैमिली हेल्थ, कुछ मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुतासर करते हैं फैमिली की सेहत को। उसमें फ़िनंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी रुपये पैसे के जो ज़राए हैं वो मुतासर करते हैं। फैमिली एजुकेशन, फैमिली की तालीम मुतासर करती है, स्पेशली वोमेन लिटरेसी, ख़ास तौर पर औरतों की तालीम। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तादाद। कल्चर और रिलीजन भी मुतासर करता है। जियोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ पे वो फैमिली बैठी है वो इलाका कैसा है वो भी मुतासर करता है बेटा। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, घर कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कुशादा हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, और उसमें सफाई सुथराई की सूरत हाल क्या है, ये भी मुतासर करती है बेटा। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, और कई बहुत सारे और फैक्टर्स हैं विच कैन बी अंडरस्टूड बाय फैमिली असेसमेंट, जिनको हम समझ सकते हैं फैमिली असेसमेंट करके, उनका पता लगाया जा सकता है जिनसे फैमिलियाँ मुतासर होती हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा छोटा सा। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैमिली की हेल्थ को मुतासर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, रोल ऑफ द फैमिली, फैमिली का क्या किरदार होता है। ईच मेंबर इन द फैमिली, हर मेंबर जो है फैमिली का प्ले सम रोल इन द यूनिट, इस इकाई में कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर रहा होता है। चाइल्ड सोशलाइजेशन, जो बच्चे हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं बेटा इश्तराक, आपस में लेन देन जो बच्चों के दरमियान में होगा। फैमिली कंट्रीब्यूट्स, फैमिली है वो हिस्सा डालती है टू द डेवलपमेंट, बेहतरी लाने में, ऑफ द चाइल्ड सोशल एंड मेंटल कैपेसिटीज़, जो बच्चे की सोशल और दिमागी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं उसमें बेहतरी लाने में फैमिली बहुत किरदार अदा करती है। चाइल्ड केयर, बच्चे की देखभाल। प्रोवाइड फिज़िकल एंड इमोशनल केयर टू द चाइल्ड, ये मुहैया करती है फैमिली बच्चे को तबी और दिमागी जो केयर है वो मुहैया करती है बच्चे को। प्रोवाइडर, मुहैया करना, प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू द फैमिली, ठीक है। ये रुपये पैसे की और जो दूसरे ज़राए हैं उनको मुहैया करती है फैमिली के लिए। ये फैमिली जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि अगर एक भाई कमा रहा है या बाप कमा रहा है तो दूसरे मेंबर्स जो है अभी छोटे हैं, कमा नहीं सकते, उनको खाना भी दिया जाएगा और उनको पैसे भी मिलेंगे, जेब खर्ची, उनके जूते कपड़े, उनकी बुक्स, तो तमाम चीज़ें वो फैमिली से ही मिलती हैं बेटा। तो इसलिए फैमिली प्रोवाइडर होगी। हाउस कीपिंग, घर, इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज फॉर फैमिली यूज़, इसका मतलब ये है कि वो खिदमात जो फैमिली के इस्तेमाल के लिए उनको मेंटेन रखना और उनको तैयार करना, इसको हाउस कीपिंग कहलाता है। किनशिप रोल, किनशिप कहते हैं ख़ानदान का रोल। मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द किन, ख़ानदान के साथ जो ताल्लुक़ है वो मेंटेन रखना है। एंड असिस्टेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, और अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो ये मदद करेगा, ये किनशिप जो आपका रोल है। फिर थेराप्यूटिक रोल, थेराप्यूटिक कहते हैं इलाज का किरदार, इलाज में अगर कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाए तो फैमिली मिलके उसकी मदद करते हैं। असिस्टिंग द फैमिली टू कॉप विद द प्रॉब्लम्स, ये मदद करते हैं फैमिलियों को। ये थेराप्यूटिक रोल क्या है कि जो मसाइल आ गए हैं उनसे नबर्द आज़मा हुआ जाए, उनसे मुकाबला किया जाए। कॉप का मतलब मुकाबला करना। एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और उनको जो जहनी जो सुकून है और जहनी जो सहारा है वो दिया जाए। और ये क्या कहलाएगा, थेराप्यूटिक रोल। उसको समझाया जाएगा कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं, हो जाओगे ठीक बिल्कुल।
फिर आ जाएगा रिक्रिएशनल रोल। रिक्रिएशन कहते हैं सैर व तफरीह। आपस में मिलजुल के जब बैठते हैं ख़ानदान आपस में, फैमिली, तो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं और अच्छी अच्छी गप्पे मारने से तफरीह का माहौल बन जाता है। प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन, इससे तफरीह मिलती है। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन, और और एक अच्छी कैफियत का एहसास होता है। एस्पेक्ट्स क्या हो गया, यहाँ कैफियत के मीनिंग्स में आएगा, तो इससे तफरीह और अच्छी कैफियत का एहसास होता है ताल्लुकात से। सेक्सुअल रोल भी होता है। रिक्वायर्स म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पार्टनर्स। इसमें बोथ पार्टनर्स जो है मेल और फीमेल, यहाँ सेक्सेस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल, तो दोनों पार्टनर्स की जो है पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि दोनों शामिल होते हैं। म्यूचुअल का मतलब दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेशन अपना जो है वो शामिल होते हैं बेटा, बोथ पार्टनर्स, शमूलियत अख्तियार करना, पार्टिसिपेशन। फिर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली की क्या खसूसियात होती हैं। फैमिली हैज़ 5 यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक्स। फैमिली की 5 जो है वो कुदरती जो खसूसियात है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लिखें। एवरी फैमिली इज़ अ स्मॉल सोशल सिस्टम। हर फैमिली जो है एक स्मॉल सोशल सिस्टम है। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन कल्चरल वैल्यूज़। हर फैमिली की अपनी एक रस्म व रिवाजात हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। तो हर फैमिली का बेटा अपनी एक साख्त होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, साख्त होना। एवरी फैमिली परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। हर फैमिली जो है वो ख़ास किस्म के काम करती है, फंक्शन सर अंजाम देती है। एवरी फैमिली मूव्स थ्रू स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। और हर फैमिली जो है वो ज़िंदगी के जो साइकिल हैं उन स्टेजेस से वो गुज़रती है। तो ये तमाम के तमाम 5 क्या हैं, उसके यूनिवर्सल करैक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली के। ये भी आपको 5 होने चाहिए। बस एक एक चीज़ याद रख लो, सोशल सिस्टम होता है, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, और स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होती हैं। बस ये 5 याद कर लो। फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा, वैल्यू स्ट्रक्चर आ गया इसमें। अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, एक सिस्टम आइडियाज़ का, एटीट्यूड्स रवैयों का, बिलीफ्स एतकादात का, अबाउट द वर्थ ऑफ एनीथिंग, जिसमें हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू और अपनी कदर होती है। ठीक है। एनीथिंग आर कंसेप्ट, कोई भी चीज़ या कोई भी कंसेप्ट विच इज़ कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के हर मेंबर में कॉमन होता है। तो हर किसी के बेटा एटीट्यूड होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, और वर्थ होती है। हर किसी की अपनी एक वैल्यू है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तालीम की एक वैल्यू है। वैल्यू ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो मजहबी किताबें हैं उसकी एक अहमियत होती है। वैल्यू ऑफ द ओल्डर पीपल, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी एक वैल्यू होती है। बी रिस्पेक्टेड एट ऑल कॉस्ट, और उनको लाजमी इज़्ज़त देनी ही देनी है हर कीमत पे। तो ये क्या हैं, वैल्यू स्ट्रक्चर हैं फैमिली के। फिर आ जाएगा पावर स्ट्रक्चर आगे। पावर भी होती है फैमिलीज़ के दरमियान में बेटा। पावर में मीन इन्फ्लुएंस। पावर का मतलब है असर होना, कंट्रोल होना, डोमिनेंस, गलबा होना, एंड अथॉरिटी, और उसके पास अख्तियार होना। तो ये पावर है। हु मेक्स डिसीजन, के घर में कौन फैसले लेगा, जैसे बाप लेगा, माँ लेगी, या फैसले का अख्तियार दोनों का है। हु ब्रिंग्स इन मनी, पैसा कौन कमा के लाएगा, बाप, माँ, भाई, बहन, कौन जॉब करेगा, ये भी होता है बेटा पावर स्ट्रक्चर में। और हु हाउ डिसीजंस आर मेड, और किस तरीके से फैसले लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये तमाम क्या पावर स्ट्रक्चर हैं। फिर आ जाएगा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फैमिलीज़ के दरमियान में। फंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं जो एक माशरे का अच्छा कारगर फैमिलियाँ होती हैं, हिस्सा होती हैं। एक्सपेक्टेशंस आर डिस्कस्ड, जो भी इन उम्मीदें होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं इन फंक्शनल फैमिलीज़ में। जैसा कि कुछ हो गए कर्ता धर्ता, जैसे MNAs MPAs हो गए, ये वो, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे जो माशरे हैं उनके मसाइल को हल करना होता है। तो ऐसी फैमिलियाँ फंक्शनल फैमिलीज़ कहलाती हैं। इंफॉर्मेशन इज़ शेयर, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, ओपन की जाती हैं। फ्रैंक डिस्कशंस, और फ्रैंक डिस्कशन किए जाते हैं। इज़ अलाउड, और उसमें अलाउ होता है कि अपने जो भी हैं फैमिली के मेंबर, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नॉन फंक्शनल फैमिलीज़, कुछ नॉन फंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, जैसे न्यूक्लियर होगी, न्यूक्लियर मैसेज, यानी अलग थलग फैमिलियाँ हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली हम पीछे पढ़ के आए, ऐसी फैमिली जो मियाँ बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल हो, तो इसमें न्यूक्लियर मैसेज होता है। डिस्कशन इज़ अवॉइडेड, डिस्कशन से जो है वो रोका जाता है, क्योंकि सारे फैसले एक ही बंदे ने लेने होते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर नॉट स्टेटेड, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ऐसी फैमिलियों से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर नॉट स्टेटेड। ठीक है। यानी कि कुछ लोग ऐसे सोचें भाई ये हमारे मसाइल हल करेंगे,
तो ये नॉन फंक्शनल फैमिलीज़ जो है वो अपने मसाइल ही हल कर ले, वही बहुत होती है। अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन द फैमिली, और बहुत सारे राज होते हैं ऐसी फैमिली के अंदर, ये नॉन फंक्शनल फैमिली कहलाती है। स्टेजेस ऑफ फैमिली साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल की क्या क्या स्टेजेस हैं बेटा, ये 8 स्टेजेस हैं टोटल। तो ये इनको आपने देखना है, ये आम बातें हैं। तो ये LHV को सारे स्टेजेस का पता होना चाहिए, ना भी हों तो आप देख सकते हो, नेट से भी सर्च कर सकते हो। ये चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लो, जहन में रख लो, अगर बाद में भूल भी जाएँ तो नेट से सर्च करके पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज की फ़ैमिली है। तो स्टेज 1 क्या है, बिगिनिंग फैमिलीज़, ये बिल्कुल इब्तदाई हालत होती फैमिली की। रेफ़र टू आल्सो एज द स्टेजेस ऑफ मैरिज, इसको हम ये भी कहेंगे कि ये अभी शादी हुई है, तो जिस शादीशुदा जोड़ा है, अभी नई शादी हुई है, तो स्टेज 1 फैमिली है। स्टेज 2 में क्या होगा, अर्ली चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज़, यानी ऐसी फैमिलियाँ जो हामला हो गई हैं, हमल हो गया उसको, फ़ीमेल को, तो यानी कि अब उन बच्चा आने की जो है वो उम्मीद हो गई है, या उनका बच्चा हो भी गया है। द ओल्डेस्ट चाइल्ड इज़ एन इन्फेंट थ्रू 30 मंथ्स, और उनका अगर बच्चा भी है तो वो 30 माह का है, सबसे बड़ा बच्चा। तो ये स्टेज 2 की फैमिली है। स्टेज 1 में अभी शादी हुई थी, स्टेज 2 में बच्चा हुआ है और अभी बच्चा छोटा ही है। स्टेज 3 में क्या होगा, फैमिलीज़ विद प्री स्कूल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे हैं जो भी स्कूल नहीं जाते लेकिन वो खेलते कूदते हैं। ओल्डेस्ट चाइल्ड इज़ 2.5 साल टू 4 ईयर्स ऑफ एज, और उनका सबसे बड़ा बच्चा 2.5 से 4 साल की उम्र में है, तो स्टेज 3 की फैमिली है। स्टेज 4 की फैमिली क्या होगा, फैमिलीज़ विद स्कूल चिल्ड्रन, फैमिलियाँ वो जिनके बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। ओल्डेस्ट चाइल्ड इज़ 6 to 13 ईयर्स ऑफ एज, और उनका बड़ा बच्चा जो 6 से 13 साल के दरमियान में है। ये स्टेज 4 की फैमिली हो जाएगी। स्टेज 5 में फैमिली क्या आ गया, फैमिलीज़ विद टीनेजर्स, ऐसी फैमिली जिसमें टीनेजर्स हैं। टीनेजर कहते हैं बेटा 13 से 20 साल, इसके साथ 3 लगता है, 13, 14, 15, 19 तक। तो ये 13 से 20 साल लगा लो, 19 साल लगा लो, अगर बच्चे उनके इतने साल के, तो स्टेज 5 की फैमिली है। फिर स्टेज 6 की फैमिली क्या होगी, लॉन्चिंग सेंटर फैमिलीज़ इसको बोलते हैं, कवरिंग द फर्स्ट चाइल्ड हु लेफ्ट थ्रू द लास्ट चाइल्ड लिविंग होम। तो इसको फर्स्ट चाइल्ड, वो जो बच्चा जो घर छोड़ गया है, मतलब शादीशुदा हो गया और अपने घर को, यानी खैर बात क्या है कि उसने अपना अलग से घर बना लिया है, ये स्टेज 6 की फैमिली आ गई। स्टेज 7 में क्या है, फैमिलीज़ ऑफ मिडिल ईयर्स, ये मिडिल ईयर्स की फैमिलीज़ कहलाती हैं। एम्प्टी नेस्ट थ्रू रिटायरमेंट, और इनका घोंसला बिल्कुल खाली हो गया है, और ये रिटायर जैसे कोई लाइफ होती है, बच्चे सारे के सारे अपने अपने कामों पे चले गए और बूढ़ा बुढ़िया रह गए। ये स्टेज 7 की फैमिली है। और स्टेज 8 की क्या फैमिली, फैमिली इन रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज, ये रिटायरमेंट वाली फैमिली है और बुढ़ापे की फैमिली है। रिटायरमेंट टू डिटेल बोथ स्पास, और दोनों जो हैं मियाँ और बीवी दोनों किसी काम के नहीं रहे, समझ लें इतने बूढ़े हो गए कि रिटायर हो गए हैं, हो सकता है वो दोनों जॉब भी करते हो तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये स्टेज 8 की फैमिली है। तो यानी स्टेजेस इसकी बढ़ती जा रही हैं, देखें शादी से स्टार्ट हुए हैं और बुढ़ापे तक ले गए हैं, तो ये 8 स्टेजेस हैं इसकी। नर्सिंग एंड फैमिली जो है वो हम पढ़ेंगे बेटा कल अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, उम्मीद है आपको फैमिली वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।